हाँ बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ सेक्शन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। रूल कौन सा है इसका? 3(1). रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है? आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए क्या दे दिया? घर दे दिया, और बदले में कोई भी रेंट आपसे चार्ज नहीं किया। तो आपकी सैलरी पे कितना ऐड होगा? अगर घर किसका है? एम्प्लॉयर का है। वेयर द एम्प्लॉयर ओन्स द अकोमोडेशन, तब आपको क्या देखना है? पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी सैलरी में कुछ ऐड हो जाएगा। जैसे जिस एरिया में आपको घर दिया गया है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? अगर अप टू 10 लाख की है तो क्या होगा? ये क्या है? अप टू 10 लाख है, तब कितना होगा? 7.5% ऑफ सैलरी। और मोर देन 10 है बट अप टू क्या है? 25 लाख है, तब कितना आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। और मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी। मान लो कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 1 लाख पर मंथ, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 12 लाख। अब आपको साथ में क्या मिल रहा है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब आपके एम्प्लॉयर ने बिना आपसे किराया लिए आपको घर दे रखा है, तो उसके आपको फ़ायदा जो होगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी? 12 लाख का कितने परसेंट लेना होगा? आपको देखना पड़ेगा कि किस एरिया में घर दिया है। अगर आपको ऐसे एरिया में घर दिया है जहाँ की जैसे आप दिल्ली बेस्ड हो, तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 25 लाख से ज़्यादा। तो कितना ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में? आपकी सैलरी का 15%। कितना आ जाएगा 12 लाख का 15%? 180। तो आपकी कितनी अमाउंट पर टैक्स देना होगा? 1380। स्टैंडर्ड डिडक्शन और जब माइनस होगी वो अलग बात। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वजह से आपकी सैलरी में कितना जुड़ेगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो आपकी सैलरी का 7.5%। 10 से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख तक है तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%। एग्जैक्टली 25 लाख है तो कितना जुड़ेगा? 10%। एग्जैक्टली 10 लाख है तो 7.5%। 25 लाख एक है तो 15%। ठीक है, अब ऐसे होती नहीं है पॉपुलेशन पूरी पूरी 25 लाख। क्वेश्चन मनी प्लान थ्योरी का। ये तो कब है? जब घर किसका? एम्प्लॉयर का है। अब ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने भी घर क्या ले रखा है? रेंट पे, और फिर किसको दिया हुआ है? एम्प्लॉई को। तो व्हेन हाउस इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय ओनर, तब क्या होगा? तो एक्चुअल रेंट जो पे किया वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लो कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 10 लाख है साल की, और आपको जहाँ एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, आपको घर जो दिया गया है वो किसका नहीं है? उसने कहीं से क्या लिया है? किराए पर लिया है। और उसने किराए पर लिया है तो क्या होगा? उसने जहाँ से किराए पर लिया है वहाँ पर उसने रेंट कितना पे किया है? 1,50,000। तो आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? रेंट पेड और सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर। तो ये तो जानबूझ के मैंने कितना लिया? रेंट भी 1,50। तो कितना ऐड हो जाएगा? लोअर, कोई ज़रूरत ही नहीं है 1,50। लेकिन रेंट अगर 1,70 भी पे किया है तो भी आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 1,50। और कल को रेंट पेड 1 लाख होता तब आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 1 लाख। तो रेंट पेड अगर कम है तो रेंट पेड आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा घर की वैल्यू के लिए। और अगर रेंट पेड ज़्यादा है लेकिन सैलरी का 15% ज़्यादा है, कम है, तो सैलरी का 15%। तो कुल मिला के सैलरी के 15% से ज़्यादा पर ये टैक्स नहीं लगाना चाहते। तो इफ़ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो सीधा 15% नहीं है, तब क्या है? पॉपुलेशन बेस्ड। बट अगर हाउस किसका है? बोलो। किस एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने किराए पर लेकर दिया है, तब क्या होगा? आपको 2 फिगर का लोअर लेना है और पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, रेंट पेड भी दिया क्वेश्चन में, कितने का? 1 लाख का। पॉपुलेशन जिस जगह पर घर दिया है वो कितनी है? 10 लाख। और एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख। और एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 10 लाख पर एनम। तो पहले तो बेसिक सैलरी जो है वो तो आएगी 10 लाख, प्लस क्या आएगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। वो कितना आएगा? 10 लाख का 10 लाख का कितने परसेंट लूँ मैं? रेंट पेड है ना, तो पॉपुलेशन से कोई भी मतलब नहीं है।
रेंट पेड का मतलब क्या, हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो 10 लाख का कितने परसेंट ही लेना है हमेशा ही, 15%। तो कितना आएगा, और 10 लाख कौन सा है, सैलरी वाला। 10 लाख का 15% कितना आएगा, 1.5 लाख। और रेंट पेड कितना है, 1 लाख। इसका लोअर कितना और जुड़ जाएगा, 1 लाख। पक्का, हमेशा ही 15% लेना है। पॉपुलेशन बिकम्स ऑल टुगेदर इररेलेवेंट व्हेन हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो विच एवर इज लोअर। पक्का, तो पॉपुलेशन कब काम की है, जब घर किसका हो, एम्प्लॉयर का। अब एक बार एग्जाम वालों ने क्या गेम खेला, क्या दिया, बेसिक सैलरी दी कितने की, मान लो 15 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस दिया 1 लाख। पॉपुलेशन दी 8 लाख। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, बेसिक सैलरी तो आएगी 15 लाख, घर की वैल्यू कितनी लूँ मैं। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस का मतलब क्या है कि अगर ये घर किराए पर लगता तो कितने में लगता। ये कोई रेंट पेड नहीं है, ये तो घर किसका है, इसका मतलब एम्प्लॉयर का ही है। ये घर किसका है, इसका मतलब एम्प्लॉयर का ही है। इसका मतलब घर किसका है, एम्प्लॉयर का। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है, घर एम्प्लॉयर का नहीं है। रेंट पेड दे, इसका मतलब क्या है, घर एम्प्लॉयर का नहीं है, उसने किराए पर। फेयर रेंटल वैल्यू तो किसी के घर की भी निकल सकती है, आपके घर की भी क्या निकल सकती है, फेयर वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी निकालते थे ना फेयर रेंटल वैल्यू। तो फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब तो क्या होता है, वाजिब किराया अगर ये किराए पर दिया जाता तो हमने तो किराए पर दिया थोड़ी है, मतलब किराए पर लिया हुआ घर थोड़ी दे रहा है एम्प्लॉयर, उसने कोई रेंट नहीं पे किया किसी को। ठीक है, बोलो। तो आपको क्या देखना है, एक्चुअल रेंट पेड हो तब तो क्या देखना है, रेंट पेड और सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर जोड़ देना। और अगर एक्चुअल रेंट नहीं दिया, मतलब हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब क्या देखना, पॉपुलेशन बेस्ड। पक्का। अब उसके बाद में क्या ध्यान रखना, सैलरी वुड बी टेकन फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। अब मान लो कि आपका प्रमोशन हुआ, आप यहाँ पर 1-4 पर थे और आपको घर कब से देना पड़ा, एम्प्लॉयर ने आपको घर कब से दिया, 1-8 से। तो आपको कितने पीरियड की सैलरी लेनी है, 1-8 से लेकर यहाँ तक। और प्रोपोर्शनेट नहीं कर देनी, जैसे यहाँ आपकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ, यहाँ आपकी सैलरी कितनी थी 40,000 पर मंथ, और यहाँ 112 से कितनी होगी 50,000 पर मंथ। तो कितनी सैलरी का परसेंटेज लोगे, 1-8 से लेकर 112 तक तो कितनी सैलरी थी 40,000। तो 8, 9, 10, 11, तो 40,000 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, प्लस 12, 1, 2, 3, 50,000 भी कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए इस सैलरी का कितना लेना आपको, 15%, 10% जो भी आता है। लेकिन सैलरी की वर्किंग कौन सी लेगी, जितने समय घर दिया गया उस समय की सैलरी। ऐसे नहीं है कि पूरे साल की सैलरी को क्या कर दिया, 8/12 कर दिया, नहीं, जितने समय घर दिया गया उस समय की क्या लेनी है आपको, सैलरी लेनी। ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे दोनों एम्प्लॉयर की क्या लेनी है, सैलरी। मैं ए लिमिटेड के भी काम करता हूँ और बी लिमिटेड के भी काम करता हूँ। ए लिमिटेड मुझे 10,000 देता है, बी लिमिटेड 15,000 देता है। घर सिर्फ ए लिमिटेड ने दिया है तो भी मुझे 25,000 के ऊपर परसेंटेज लगाना है। मुझे किस पर नहीं लगाना, खाली ए लिमिटेड वाली सैलरी पर लगाना है। मैं 2 एम्प्लॉयर के यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ, ए के भी यहाँ, बी के भी यहाँ, और सैलरी मुझे ए और बी दोनों की लेनी है, चाहे क्या है, घर मुझे किसने दिया है, ए ने दिया। सैलरी में क्या आएगा, इसमें सैलरी का एक्सटेंडेड मतलब है, बाकियों में तो क्या होता था, बेसिक डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। इसमें फिक्स्ड कमीशन भी आएगा, बोनस भी आएगा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस आएगा, ऑल टैक्सेबल कैश कंपोनेंट ऑफ सैलरी लाइक बोनस। जितना भी कैश में आपको टैक्सेबल पार्ट मिला है वो सब आएगा। अलाउंसेस भी आएंगे, लेकिन कौन से वाले पार्ट, टैक्सेबल। बट सैलरी डज नॉट इंक्लूड, और क्या नहीं लेना सैलरी में, पीएफ कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट नहीं लेना, और क्या नहीं लेना, परक्विजिट्स नहीं लेने, और एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो ऊपर मैंने लिखा ही क्या है, बोलो ना, टैक्सेबल लिया है, तो यहाँ पर क्या है, एग्जेम्प्ट नहीं लेना, ऊपर लिखा ही क्या है, टैक्सेबल।
और पीएफ का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं, नहीं। परक्विजिट्स रहने या नहीं, परक्विजिट्स का मतलब रूल 3 में जितनी भी चीज़ें पड़ी है उनमें से कोई भी पार्ट सैलरी का नहीं आएगा। अब ये ऐसे बोल कर नहीं बताई जा सकती, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेरी बेसिक सैलरी कितनी है। मैं एक बार वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ बच्चों एग्जांपल। हाँ बच्चों, मैंने एग्जांपल बनाया, आपने बेटर ये रहेगा कि आप ये लिख लो इसमें बेसिक सैलरी वीडियो पॉज करके। बेसिक सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ, 31/7 तक, और 50,000 कब से है 1/8 से। डीए कितना है 40% ऑफ सैलरी, 30% क्या है अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन कितना है 4,000 पर मंथ। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर कितना है 2%, और टर्नओवर ऑफ द ईयर कितना है 50 लाख। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर कितना है 8,000। स्वीपर की फैसिलिटी कितने की है 7,000। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ रिकॉग्नाइज कितना है 9,000 पर मंथ, बोथ बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 5 चिल्ड्रन। रेंट फ्री अकोमोडेशन वाज गिवन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस कितनी है 15,000 पर मंथ। पॉपुलेशन कितनी है 40 लाख। लिख लो इसको। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन में बार बार ऊपर नहीं करूँगा, आप देख लेना, क्वेश्चन से आपने लिख लिया। अब बताओ, सबसे पहले टोटल सैलरी निकालनी है मुझे, तो बेसिक सैलरी कितनी मिली मुझे बताओ इस साल में। 40,000 कब तक मिली 7 तक, मतलब कितने महीने 4 5 6 7, कितने महीने 4 महीने। और फिर कितनी मिली 50,000, कितने महीने 8, तो कितना हो गया। फिर डीए कितना मिला इस सैलरी का, इस सैलरी का कितने परसेंट डीए मिलता है 40%। डीए तो खुद तो पूरा टैक्सेबल होगा ना, तो डीए खुद तो कितना टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा। अब उसके बाद क्या आएगा डीए अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, सॉरी डीए क्या वो रेंट फ्री अकोमोडेशन में आएगा अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ तो पूरा डीए आएगा। कमीशन कितना है 4,000 पर मंथ, तो कितना हो गया 48,000। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर कितना है, ये साल का टर्नओवर है 50 लाख, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द ईयर 50 लाख, और उसको कितने परसेंट मिलता है 2%, तो कितना आ गया 1 लाख आ गया। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर कितने का मिला है 8,000। अब इसके ऊपर 2 व्यू है, रूल बताओगे इसका कौन सा है। पहला व्यू आप क्या लिखोगे 8,000 पूरा टैक्सेबल है, और बाद में क्या लिखोगे ऑल्टरनेटिव व्यू में कि ये कितना हो सकता था 3,000, 5,000 से ऊपर वाला टैक्सेबल है, ठीक है। रूल कौन सा है 374, ठीक है। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर आगे क्या लिखोगे वैल्यू एज पर रूल 374। उसके बाद स्वीपर का रूल कौन सा है, कितने मेरे स्वीपर मेरे घर पर आता है और कितने रुपए देता है एम्प्लॉयर 7,000 पर मंथ, तो कितना आएगा 84,000। अब इसका कुछ बच्चे 373 लिख देते हैं, ये 373 था या 33 था 33 था। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितने गए, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितने गए बताओ 9,000 पर मंथ। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही कर रहे हैं, तो पहले तो हमें तो एम्प्लॉयर वाला लेना है, एम्प्लॉय वाला तो क्या है पहले ही ऐड होता है। एम्प्लॉयर वाला कितना हो गया 1,08,000, इसमें से माइनस क्या कर दूं एग्जेम्प्ट कितना 12% ऑफ सैलरी। और पीएफ के लिए सैलरी का मतलब क्या होता है बेसिक कितने की है प्लस डीए सारा का सारा है अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। 240 तो टोटल है, उसका 30% कितना आएगा 67,200। 240 का 30% लिया, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर कितना है 1 लाख। इस चीज़ का 12% कितना आएगा बताओ फटाफट से। $87,264, तो बैलेंस क्या आ जाएगा टैक्सेबल 20,736। उसके बाद क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 5 चिल्ड्रन। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा 100 2 बच्चों का। इसका सेक्शन कौन सा लिख दोगे एग्जेम्प्ट का 1014 कितना आ जाएगा
बैलेंस अमाउंट बताना। 15,600। अब इसके बाद क्या रहेगा? रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये चाहे मैं आपको ऊपर भी दे देता ना क्वेश्चन में, तो भी आप इसको कब करोगे? लास्ट में। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वर्किंग हमेशा कब करोगे? एंड में। कब से मिला है घर मुझे? 1/8 से। तो मुझे किस पीरियड की सैलरी लेनी है? 1/8 से। अब बताओ फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है? घर एम्प्लॉयर का है या किराए का है? घर एम्प्लॉयर का ही है। ऐसा नहीं दिया हुआ रेंट पेड, ये तो सिर्फ क्या, घर का वाजिब किराया, वो तो हर घर का ही होता है, चाहे किराए पर दो चाहे ना दो। तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब घर किसका है? एम्प्लॉयर का। कितने का है? पॉपुलेशन से मतलब है ना। अब तो मुझे पॉपुलेशन 40 लाख है तो कितना लेना है सैलरी का? 15%। 25 लाख से ऊपर होते ही क्या लेना है? सैलरी का 15%। 15% ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए क्या बना देता हूँ? वर्किंग नोट। अब बताना, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी कहाँ से लेनी है? 1/8 से। तो बेसिक बताओ 1/8 से कितनी थी? 50,000 ही थी। 50,000 इंटू 8 कितना हो गया? 4 लाख। डीए कितना आएगा? इस 4 लाख का ही 40 का 30% कितना आएगा? कितना? बेसिक के बाद डीए, डीए के बाद क्या आएगा? कमीशन। कौन सा? फिक्स या बेस्ड ऑन टर्नओवर? इसमें दोनों ही आएंगे। इसमें एक्सटेंडेड मतलब है ना सैलरी का। कितना आएगा? 4,000 इंटू कितने महीनों का? 8 महीनों का, जितने महीने घर दिया, 32,000। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर भी इसी पीरियड का आएगा। अब मेरे को कुछ दिया नहीं है तो मैं फिर टर्नओवर क्या मानूंगा? इवनली। तो 8 महीनों का टर्नओवर ये हो गया और इसका 2%। कितने? 6? 66,666। कमीशन के बाद गिफ्ट कितना लूँगा मैं? गिफ्ट नहीं लेंगे। परक्विजिट्स कोई सा भी नहीं लेना। रूल 3 वाली कोई भी आइटम नहीं लेनी। स्वीपर नहीं लेना। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं लेना, एक्सक्लूजन में था ये भी। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कौन सा पोर्शन लेना है? टैक्सेबल पोर्शन। कितना आएगा? 15,600। नहीं, ये तो पूरे साल का है, तो आपको तो कितने देखना है? 8 महीने का। तो 300 इंटू कितना मिला? 5 इंटू 8 महीने माइनस 100 इंटू 2 इंटू 8 कितना आ गया? 10,400। आपने 10,400 जो निकाला ना 15 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके, वो गलत है। क्यों गलत है? सुनो मेरी बात। मान लो कि मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैसे दे देता? यहाँ मिला है 300 पर मंथ। मैं क्या देता? 300 पर मंथ मिला और 1/8 से कितना हो गया? 400 पर मंथ हो गया। और बच्चे 5 ही है तो आप कैसे टैक्सेबल निकालते? 4 महीनों का कितना होता? 4, 5, 6, 7। 300 इंटू 4 इंटू 5 बच्चे। फिर और कितना मिला? 400 इंटू 8 इंटू 5 बच्चे। ये तो क्या हो गया? अमाउंट रिसीव्ड। कितना आएगा बताना? टोटल मिलाकर 22,000। लेस क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। कितना आएगा? 100 इंटू 12 महीनों का और 2 बच्चों का कितना? तो ऊपर आप टोटल वाले अमाउंट में तो क्या लिखते हैं? ये अमाउंट लिखते हैं। 22,000 में से 24 हो गए तो कितने रह गए? 19,600। ठीक है, ये तो आप ऊपर में लिखते हैं। अब नीचे 8 महीनों का लेते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते आप। 19,600 12 महीनों का है तो 8 का ये होगा। क्यों? ये गलत आएगा। आपको 8 महीने का लेना है तो 1/8 के बाद का अलाउंस कितना था? 1/8 के बाद का अलाउंस तो क्या था? 400 इंटू 5 इंटू 8 महीने और माइनस क्या करोगे? 100 इंटू 2 इंटू 8 महीने। तो ये वाली अमाउंट जो आएगी वो लेनी पड़ेगी मुझे। किसके लिए?
RFA की टैक्सेबिलिटी के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी के लिए, और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो आप वैसे मत करो प्रोपोर्शनेट करने वाला, आप एक्चुअल देखना कि इन 8 महीनों में क्या मिला। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, ऐसे ही याद डाल लो। और उसके बाद में नेक्स्ट आइटम तो रेंट फ्री अकोमोडेशन ही है। तो बताओ सैलरी में क्या क्या आ गया RFA के लिए? 4,48,000, 70,80, 480 करना, इन सबका टोटल करना 4 लाख से लेकर लास्ट तक। 4,48,000 प्लस 32,000 प्लस 66,666 प्लस 10,400, 5,57,066 का क्या करो 15%, 83,560, ये हो गया टोटल। अब मैं आपसे पूछूं टैक्सेबल सैलरी निकालो तो क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम निकालो तो क्या आएगा? इसको तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोस सैलरी। कितने की है बताना? 560 प्लस 2 24 प्लस 48, 5,60,000 प्लस 2 24 प्लस 48, हाँ बच्चों कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया 11,39,896। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000, ये कितना आ जाएगा? अब मैं आपसे टोटल टैक्सेबल इनकम पूछ रहा हूं तो कोई और एडजस्टमेंट करना चाहोगे क्या? PF की डिडक्शन किसमें? 80C में, लेस 80C की डिडक्शन भी तो करनी पड़ेगी। RPF का कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉय का? 9,000 इंटू पर मंथ कितना आएगा? 1,08,000, और ये किससे कम ही है? 1.5 लाख से, तो इतने की और रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको PF की रिडक्शन और मिल जाएगी। अब तो कर सकते हो ना रिडक्शन, उस समय मैं छोड़ देता था, इस पार्ट को छोड़ दो। तो सैलरी में जब भी क्या लिखा हो, RPF या SPF लिखा हो और टोटल लास्ट में निकालना हो, तो ये और ध्यान रखना कि इसकी रिडक्शन देनी है 1.5 लाख तक। ठीक है, ये था रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। अब वापस आते हैं अपने नोट्स पे और रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। URPF की डिडक्शन नहीं मिलती 80C में। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेना कि इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे या ऑफशोर साइट पर अगर घर प्रोवाइड किया तो ना खाना टैक्सेबल होता ना क्या रहना। इफ एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन एट अ न्यू प्लेस ऑन पोस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल्स ही शी रिटेन्स एन एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, तो पहले 90 दिनों वैल्यू ऑफ परक्विजिट शुड बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू ओनली वन अकोमोडेशन विद अ लोअर वैल्यू फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। आफ्टर 90 days बोथ अकोमोडेशंस विल बी टैक्सेबल। समझो, मिस्टर ए कहाँ काम करते थे? दिल्ली में, ठीक है, और उनकी यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ करवा दी गई? मुंबई में। तो यहाँ उसको दिल्ली में क्या मिला हुआ था? रेंट फ्री अकोमोडेशन। 1/8 को उसकी पोस्टिंग कहाँ हो गई? मुंबई में। ठीक है, तो दिल्ली में उसकी क्या रह रही है? फैमिली अभी भी रह रही है। तो पहले वो सीधा मुंबई जाएगा तो पहले सीधा फैमिली को थोड़ी ले जाएगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने फिरने में। तो उधर उसको मुंबई में भी घर मिल गया और यहाँ पर दिल्ली में भी क्या है? उसकी फैमिली रह रही है। तो 1/8 से लेकर पहले 90 दिनों तक दोनों जगह उसको घर मिले हुए हैं। तो पहले 90 दिन तक तो क्या होगा? दोनों में से एक घर पर टैक्स दे लो, वैल्यू वैसे ही निकलेगी। कैसे निकलेगी? 15% 10% और निकाल के, लेकिन दोनों घरों पर टैक्स नहीं लगेगा। कितने पर लगेगा? दोनों में से एक घर पर। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा? दोनों घरों पर क्या लगेगा? टैक्स। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह होती है, ट्रांसफर दूसरी जगह होता है और आपको दोनों जगह घर मिल जाते हैं, पुरानी जगह पक्का ऑब्वियस सी बात है आपकी कौन रहेगी? फैमिली रहेगी। तो पहले 90 दिनों के लिए तो आपको सिर्फ क्या करना है? एक घर पर टैक्स देना है, उसके बाद में दोनों पर। तो पहले 90 दिन के लिए तो क्या होंगे? दोनों में से एक घर टैक्सेबल, और 90 दिन के बाद भी अगर आप दोनों घर रखते हो तो दोनों घरों पर क्या लगेगा? टैक्स। और वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे अभी समझाइए। ठीक है, अब घर में अगर क्या लगा हुआ है?
फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर का मतलब लकड़ी के काम से नहीं है, फर्नीचर का मतलब एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब कुछ आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो क्या होगा, फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अलग से ऐड हो जाएगा। जैसे आपको घर भी दिया और उसके अंदर क्या था, एसी भी लगा हुआ था, तो घर का तो आ गया 15% के हिसाब से। मान लो एसी लगा हुआ था 30,000 का, तो कितना और जुड़ जाएगा, 30,000 का 10%, 3,000। 9 महीने के लिए मिला है तो 9/12। वो तो हम वैसे भी करते थे, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज में कितना था, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर उसने किराए पर लिए कर दिया है तो क्या होगा, एक्चुअल हायर चार्जेस। ठीक है, पक्का। तो ये तो हो गया नॉर्मल घर। और अगर अकोमोडेशन किस में दिया है, होटल में दिया है, तो क्या होगा, 15% की बजाय क्या होगा, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। अगर मुझे रहने के लिए कहाँ मिल रहा है, होटल्स में, तो क्या होगा, 15 की बजाय क्या होगा, 24। और किससे मतलब नहीं है, पॉपुलेशन से। लेकिन पहले 15 दिनों के लिए कुछ नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब मेरे को कहीं और दूसरी जगह भेजा, 10-15 दिन होटल में ठहरा दिया, तब तो कुछ नहीं, उसके बाद से टैक्सेबल। ठीक है, और कितना, सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, वो सब। लेकिन क्या है, 24 लेना है और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिया हुआ है तो लाइसेंस फीस होती है, हर घर की क्या होती है, लाइसेंस फीस, वो तुम्हें क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ऊपर वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए क्या होगा, लाइसेंस फीस। और अकोमोडेशन क्या है, कंसेशनल रेट पर है। कंसेशनल रेट का मतलब कुछ एम्प्लॉय क्या ले रहा है, एम्प्लॉयर कुछ क्या कर रहा है, किराया रिकवर कर रहा है। तो पहले तो आप ये वैल्यू निकाल लो जो आपने निकाली थी, उसमें से माइनस क्या कर दो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, जो अमाउंट रिकवर, तो पहले तो एज इट इज़ ये रूल लगा दो और फिर क्या माइनस कर दो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये तो हम सब में ही कर रहे थे, कोई इसमें थोड़ी कर रहे। ठीक है, अब ये कुछ आप अपने आप पढ़ लेना कि ये परक्विजिट्स क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, परक्विजिट एग्जेम्प्ट, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन से लेना देना नहीं है, रेंट फ्री अकोमोडेशन इतना ही। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन एक बार फटाफट से मुझे क्या करवा दो, रिवाइज करवा दो। सबसे पहले अगर घर किसका है, एम्प्लॉयर का, तो कितना होगा, पॉपुलेशन बेस्ड। अगर पॉपुलेशन 10 लाख है तो 7.5, 10 लाख एक है तो 10% ऑफ सैलरी, 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी, 25 लाख एक है तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख से ऊपर होने पर 15% ऑफ सैलरी। और अगर घर किसका है, एम्प्लॉयर का नहीं है, रेंट पर है, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर लेना है। ठीक है, और रेंट पर, एम्प्लॉयर का रेंट पर लिया हुआ है तब तो ये हो जाएगा। होटल में है तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, सैलरी किस पीरियड की लेनी है, उतने ही पीरियड की जितने पीरियड के लिए घर दिया है। 2 जगह काम करता हूँ, ए लिमिटेड के यहाँ भी, बी लिमिटेड के यहाँ भी। घर ए लिमिटेड ने दिया है तो भी सैलरी में कौन से कंपोनेंट लेने हैं, ए के भी और बी के भी, वो सारे कंपोनेंट जो हम लेते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट ऑफशोर इंस्टॉलेशन और ऊपर घर दिया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सैलरी अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया और पहले 90 दिनों के लिए क्या है, मतलब आपको ट्रांसफ़र के बाद भी 2 जगह घर मिले हुए हैं, मतलब एक जगह तो जहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह तुम्हारी फैमिली रह रही है, तो पहले 90 दिनों के लिए तो लोअर वैल्यू वाले पर टैक्स लगा दोगे। एक पर देना है तो आप किस पर दोगे, जो कम है। और उसके बाद क्या होगा, दोनों घरों पर क्या लगेगा, टैक्स। अच्छा, सैलरी में क्या आएगा, बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स्ड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर प्लस ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, कैश पेमेंट जितनी भी आई है, बोनस वगैरह। लेकिन रूल 3 वाली कोई भी आइटम नहीं आएगी। रेंट फ्री पीएफ का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही करेंगे।